सुनिए जी, अपने कमल की विद्या अभ्यास कराने की उम्र हो गई है। अपने गांव के मिश्रा जी के यहाँ इसे विद्या ग्रहण करने के लिए हमें भेजना चाहिए। उनके संगत में रहकर शिक्षा ग्रहण करके सभी छात्र उच्च पद पर जाते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैं कल ही जाकर मिश्रा जी से बात करके किसी अच्छे दिन से वहां भर्ती करवा देता हूं। बेटा, कमल जाओगे ना गुरुजी के पास शिक्षा ग्रहण करने? पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा नाम कमल नहीं वीर कमल है। नहीं बेटा, तुम्हारा नाम वीर कमल नहीं कमल है। नहीं, वीर कमल मुझे नाम पसंद है और मैं एक बहुत बड़ा नायक हूँ। ठीक है, रहने तो भाग्यवान अभी नादान है, वो धीरे धीरे खुद समझ जाएगा। आप इसे ज्यादा बढ़ावा मत दीजिए। पता नहीं ये क्या क्या कहता रहता है। कुछ दिन पहले कह रहा था कि मैंने जंगल में डाकुओं को मार दिया है जाकर, और अब मैं उनका नायक बन गया हूँ। अब आप ही बताइए। अरे देखो, किसको पता रात में हमारे सोने के बाद ये सच में जाकर डाकुओं से भिड़ गया हो। चलो, कल मैं इसे गुरुजी के पास ले जाता हूँ। इसके अगले दिन वो कमल को लेकर गुरुजी के पास जाने के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में पिताजी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या हम शहर जा रहे हैं? अगर शहर जा रहे हैं तो रास्ते से मुझे तलवार दिला देना, वो भी किसी राजा की तरह। मैं जहां तक जानता हूं कि ज्यादातर बच्चे खिलौने मांगते हैं और तुम हो कि तलवार धनुष दिलाने को कहते हो। सुरेश और कमल जिस रास्ते पर जा रहे थे, वहाँ एक हाथ में तलवार लिए मूर्ति थी जो किसी सेनापति की थी। पिताजी देखिए, देखिए मेरी मूर्ति। ये तुम क्या कह रहे हो? पता है कौन है वो? तो जिन्हों इस गांव की रक्षा की है, महान वीर कमल जी एक समय में वो इस गांव के रक्षक हुआ करते थे। मुझे पता है पिताजी, मैं वीर कमल ही हूँ। ठीक है, मान लिया वो तुम ही हो। अब चलो गुरुजी के पास चलते हैं। इसके बाद वो दोनों गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि आप ही इसका विद्या पाठ कराएं। आपका बेटा तो बहुत प्यारा है। ठीक है, इसे मैं ही पढ़ाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम वीर कमल है, वीर कमल। अच्छा, तो उस महान व्यक्ति के नाम पर आपने इसका नाम रखा है? नहीं गुरुजी, इसका नाम कमल है, पर पता नहीं क्यों इसे वो नाम पसंद ही नहीं है। इसे तो बस वीर कमल नाम ही पसंद है। सभी को अपना नाम वीर कमल ही बताता है। वैसे इसके माथे पर ये क्या हुआ है? क्या कोई इसको चोट लगी है? नहीं गुरुजी, ये इसे जन्म से ही है। पूछने पर कहता है कि किसी ने इसे सर पर मारा है। हाँ गुरुजी, और उसका नाम? अब बस करो, अपनी कहानी शुरू मत कर देना। ये यही करता रहता है, वीर कमल जी की बातें करता रहता है। लगता है जब तक इस गांव में रहेगा ये यही कहेगा। एक काम करो, शहर में मनोज नाम का एक गुरुजी है, इसका विद्या पाठ आप वहीं करवाइए। विद्यापुर होने तक इसे आप वहीं रखिएगा। हो सकता गांव से दूर रहेगा तो सब कुछ भूलकर ये एकदम ठीक हो जाएगा। इस तरह गुरुजी के कहे अनुसार सुरेश ने कमल को शहर में विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिया। 10 वर्ष पूरे हो गए। कमल अपनी विद्या पूर्ण करके अपने गांव वीर कमल वापस आया। बेटा कमल, अब तेरी पढ़ाई पूरी हो गई। अब क्या करने का सोचा है? गांव में किसानी करोगे या फिर राज दरबार में कोई नौकरी करने का निर्णय लिया है? पिताजी, मैं युद्ध कला सीखना चाहता हूँ। राजधानी के पास एक गुरुजी रहते हैं, मैं उनसे मिलकर उन्हीं से एक कला सीखने की सोच रहा हूँ। बेटा, युद्ध कला हम जैसों का इससे क्या लेना देना? बेटा, तुम यहीं गांव में रहकर किसानी कर लो। युद्ध मार धार से हमें क्या मतलब, बताओ? तुम ये सोचने वाली बात नहीं है। पिताजी, मैं वीर कमल हूँ, मुझे युद्ध कला की जानकारी है और वैसे भी वो मेरा पिछला जन्म था। मैं गुरुजी से एक कला सीखकर इस अल्प विधा में निपुण होना चाहता हूँ। विश्वास कीजिए। अरे इसका फिर से शुरू हो गया। चलिए जी, इसे गुरु मिश्रा जी के पास ले चलते हैं। इसके बाद कमल के माता पिता कमल को लेकर गुरु मिश्रा जी के पास गए
और उन्हें जाकर सारी बात बताई। देखो, कमल, जो तुम कह रहे हो वो सत्य नहीं है। बचपन में तुमने कोई सपना देखा होगा, और वैसे भी अब तुम वीर कमल नहीं हो, तुम्हारा नाम तो कमल है। गुरुजी, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं वीर कमल ही हूँ। इस राज्य का उपसेनापति रह चुका हूँ। ये देखिए मेरे माथे पर निशान। मैं बताता हूँ आपको ये कैसे हुआ था। अरे नमस्कार मालिक, बड़े दिनों बाद अपने गांव वापस लौटे हो, और तो सब ठीक तो है ना? हाँ राघव, सब ठीक है। गांव की प्रजा कुशल है ना? क्या बताऊं मालिक, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। आजकल तो डाकू ढाकड़ सिंह गांव को लूट रहे हैं। खैर, ये हमारे लिए रोज का हो गया है। आप कब लौटने वाले हो? अब मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैं सेवा से निवृत्ति लेकर गांव वापस लौटा हूँ। अब राजधानी वापस कभी नहीं जाऊंगा। ये सब छोड़ो, तुम कह रहे थे कि डाकू आजकल गांव को लूट रहे हैं। हाँ मालिक, फसल हाथ लगते ही वो हमसे सारा अनाज छीन कर ले जाते हैं। उन्हें रोकने वालों को वो जान से मार भी देते हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, आज शाम को सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कह दो, और गांव के मुखिया को भी बता देना मैंने आने के लिए कहा है। जब शाम होती है तो गांव के सारे लोग चौपाल पर इकट्ठे हो जाते हैं। आखिर गांव में ये सब क्या हो रहा है मुखिया जी? आप मुझे विस्तार से बताइए क्या हुआ। अरे क्या बताऊं डाकू, ढाकड़ सिंह बार बार गांव में डाका डालता ही रहता है। उसने सभी किसानों को आदेश दे रखा है कि फसल हाथ लगते ही आधा हिस्सा उन्हें दे दिया जाए, और ऐसा जो नहीं करता है, जो उसकी बात नहीं मानता, उसे अत्यंत निष्ठुरता से जान से मार देता है। फिर आज तक उसकी शिकायत किसी ने महाराज से क्यों नहीं की? हमने यह भी कोशिश की थी कि राजमहल जाकर अधिकारियों को सूचित करें। पता नहीं उसके बाद अचानक क्या हुआ। जो भी इस मामले की शिकायत करके राजधानी से लौटता है, डाकू ढाकड़ उसे पूरे गांव के सामने फांसी पर लटकाकर मार डालता है। उसके बाद से आज तक कोई भी महाराज के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। राजधानी जाकर इस बात को पहुंचाने की सोचते भी हैं तो डाकू ढाकड़ हमें अब तक पहुंचने नहीं देता। लोग चुपचाप उसका जुल्म सहते रहते हैं। महाराज के कुछ कर्मचारी भी ढाकड़ सिंह की मदद करते हैं, और बदले में ढाकड़ उन्हें धन देता है। अधिकारियों को भी ढाकड़ सिंह रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लेता है। लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मेरे पास कोई शिकायत आई है। महाराज को भी इसका कुछ भी पता नहीं लगा है। ढाकड़ और शिकायत दर्ज करने वालों के बीच कोई संबंध जरूर है, वरना महाराज तक यह बात एक बार जरूर पहुंचता। हाँ मालिक, सुनने में आया है कि महाराज के पास काम करने वाले कुछ लोग ढाकड़ सिंह की मदद करते हैं। क्या तुम में से किसी को पता है कि वो ढाकड़ सिंह आखिर रहता कहाँ है? वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ये किसी को नहीं पता कि वो आखिर रहता कहाँ है। गांव वालों में प्रयास करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सभी ढाकड़ के हाथ के मार से थर थर कांपते हैं। उस ढाकड़ का आतंक कितना फैला हुआ है, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है। आपको क्या लगता है कि वो वापस कब तक आएगा? फसल को अभी तैयार होने में 1 हफ्ता बाकी है, और जब फसल तैयार होता है, जैसे किसी ने उन्हें सूचित कर दिया हो, बिना बुलाए फसल का आधा हिस्सा लेने पहुंच जाते हैं। यानी आज से 1 हफ्ते बाद वो ढाकड़ इस गांव में वापस आएगा ना? ठीक है, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। जब वो आए तो कोई भी उसे धन नहीं देगा। सब लोग अपने अपने घर में रहना, ठीक है? इस बार ढाकड़ सिंह से मैं निपटता हूँ। इस तरह वीर कमल सभी गांव वालों को धीरज देकर भेज देता है। इस तरह 1 हफ्ता बीतता है। गांव वालों के अनुसार ढाकड़ सिंह धान को लूटने के लिए गांव आता है। क्या हुआ? पूरे गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? मर गए सब के सब। मुझे पता है कि फसल कट चुकी है। चुपचाप मेरे हिस्से का धान यहाँ रख जाओ। क्या हुआ? कोई सुन रहा है? पिताजी, आपकी पुकार सबने सुन ली है, परंतु फिर भी जानबूझ करके नजरअंदाज कर रहे हैं। किसने इतनी हिम्मत दी होंगी? आप कहो तो मैं अभी सबको घसीट कर ले आऊं। हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा। जाकर इन सबको घसीट कर ले आओ। हिम्मत है तो मेरा सामना करो। अब गांव वालों पर तुम्हारा अत्याचार नहीं चलेगा। आओ करो मेरा सामना। मुझे पार करके ही गांव वालों तक जा पाओगे। तुम ठीक हो। सेनापति वीर कमल पदवी से निर्वत ले ली,
पर अभी भी बाजों में आपके बहुत ताकत है, और कोई दूसरा क्यों आएगा, मैं खुद ही आता हूँ। इस तरह मारते मारते वीर कमल उस डाकू को जान से मार देता है, लेकिन किसी तरह उसका बेटा बलदेव और उसका साथी वहां से भाग निकलते हैं। इस तरह 1 महीना बीत गया। एक रात की बात है, वीर कमल के घर गांव के मुखिया का लड़का रवि आता है। अरे वो मालिक वीर कमल जी, क्या हुआ रवि? इतनी रात को तुम यहाँ पे आए हो, क्या बात है? मालिक, मेरे पिताजी को वो डाकू ढाकड़ सिंह का बेटा उठाकर ले गया है। वो बहुत खूंखार है। मुझे भय है कहीं वो मेरे पिता को मार ना दे। मेरे पिता को बचा लो मालिक। बेटा रवि, आप घबराओ नहीं। तुम्हारे पिताजी की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुम्हें पता है कि वो किस तरफ गए हैं? बताओ मुझे। मालिक मैं जानता हूँ कि वो उन्हें कहाँ लेकर गए हैं। तो चलो चलते हैं। फिर गांव के मुखिया का बेटा रवि वीर कमल को साथ लेकर डाकू ढाकड़ सिंह के बेटे बलदेव के अड्डे पर चला जाता है। आ गया ना वीर कमल, मेरे पिताजी को मारा है ना तूने, अब तुम्हारी हत्या मेरे ही हाथों से होगी। देखो, अब तुमने चोरी चकारी छोड़ दी है तो मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुखिया जी को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, वरना मैं क्या कर सकता हूँ ये तो तुम अच्छी तरीका से जानते ही हो। अच्छा, लेकिन गांव के मुखिया तो हमारे पास नहीं है, हम उन्हें नहीं लेकर आए थे। ये सब तो तुम्हें यहाँ बुलवाने के लिए रवि के साथ रचाई गई साजिश थी। इस तरह वीर कमल और बलदेव बात कर ही रहे थे कि तभी रवि एक बड़ा पत्थर से वीर कमल के सर पर मार देता है। रवि, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम्हारे पिताजी बहुत भले इंसान हैं, पर तुमने इन डाकुओं के साथ मिलकर मेरा प्राण लेने की इस तरह से योजना बनाई है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसका बदला मैं लूंगा तुमसे। मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर वीर कमल का प्राण निकल जाता है। ये मर चुका है, इसे तुम लोग यहीं पर दफना दो। तुम लोगों पर किसी को संदेह ना हो, इसलिए आज के बाद इस गांव में चोरी करने के लिए मत आना। इस तरह मुझे मारकर जंगल में वहीं दफना दिया था। मैं लंबे समय तक गांव वापस नहीं आया तो मेरे स्मृति में गांव वालों ने मेरी मूर्ति बनाकर रख दी। देखिए, मेरे माथे पर जो निशान है, ये गांव के मुखिया के बेटे रवि ने मुझे मारा था, इसीलिए ये निशान आ गया। और फिर सबको वीर कमल अपनी समाधि के पास ले जाता है और उसके बाद वीर कमल पहले मुखिया के बेटे रवि को जान से मार देता है। उसके बाद उस ढाकड़ सिंह डाकू को भी मार देता है। और जैसे ही वीर कमल अपने घर पहुंचता है, वह तुरंत बेहोश हो जाता है। जब उसे पुनः होश आता है तो वह पुनर्जन्म की सारी बातें भूल जाता है और अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगता है।